हेलो रजत एकेडमी में आपका स्वागत है। आधे से ज़्यादा पार्ट आपका भाई रजत फर्स्ट पार्ट में बता चुका है। अगर आपने फर्स्ट पार्ट नहीं देखा है इस चैप्टर का तो आप प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। इसका फर्स्ट पार्ट आपको वहां से मिलेगा। आज मैं आपको सेकंड पार्ट बताऊंगा जिसमें ऑर्गेनाइज तो आखिर लॉज, थ्योरीज और प्रिंसिपल इन तीनों में क्या डिफरेंस होता है और क्या इनमें अलग-अलग है जो बच्चे आसानी से नहीं समझ पा रहे हैं। तो आपका भाई इतना क्लियर कट लैंग्वेज में आपको बताएगा कि एक ही बार में आपको सारा सब कुछ सही समझ में आ जाएगा। तो देखिए कि लॉज लॉज क्या होते हैं। आपने सुने होंगे कि लॉ भाई क्या होता है। लॉ एक नियम होता है जो कि किसी के द्वारा बनाया हुआ होता है और वो नियम सभी के लिए एक जैसा मान्य होता है। तो डिस्क्राइबिंग अ रेगुलर पैटर्न ऑब्जर्व्ड इन नेचर, जो सभी के लिए, जैसे अगर हेलमेट ना लगाने पे चालान कटता है तो भाई ये जितने भी नागरिक है भारत के, ये रूल सभी के लिए है। चाहे आप कर्नाटक से हो, चाहे केरल से हो, चाहे तमिलनाडु से हो। तो ये है क्या, लॉ। जैसे आपने पढ़े होंगे न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन। तो एक्सप्लेन द जर्क फेल्ट व्हेन अ बस स्टॉप सडनली। जब बस कोई रुकती है तो आपको देखो एक जर्क फील होता है। ऐसे कोई भी मूविंग चीज होती है, अगर उस पे कोई भी चीज बैठी हुई है तो उसको जर्क फील होगा जब मूविंग बॉडी रुकेगी। तो क्योंकि दोनों बॉडी मोशन में होती है और नीचे वाली बॉडी जो मूव कर रही है वो तो रेस्ट में आ गई और फर्स्ट बॉडी रेस्ट में नहीं आ पाती है। इसीलिए तो लॉज जो होते हैं वो सभी के लिए समान होते हैं और सभी को मानना पड़ता है। और थ्योरीज क्या होती है। अब सेकंड है थ्योरीज। तो थ्योरीज में आपको पता होना चाहिए, बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा। तो थ्योरी में देखिए, थ्योरी में कुछ चीजें हैं कि थ्योरी में एक तो एक्सप्लेनेशन दिया हुआ होता है, ये हमें प्रॉपर एक्सप्लेनेशन प्रोवाइड कराते हैं पैटर्न्स की। पहले ये हुआ, उसके बाद ये हुआ, उसके बाद ये हुआ, बेस्ड ऑन द अवेलेबल एविडेंस। जो हमारे पास इस समय एविडेंस मौजूद है उसी के अकॉर्डिंग ये एक्सप्लेन करके बताते हैं। जैसे आपने सुना होगा डाल्टन एटॉमिक थ्योरी, बहुत फेमस है, क्लास 9th में पढ़ी होगी, 9th में ही पढ़ेंगे। डाल्टन एटॉमिक थ्योरी एक्सप्लेन हाउ मॉलिक्यूल्स फॉर्म। मतलब डाल्टन जो साइंटिस्ट थे उन्होंने बताया कि स्मॉलेस्ट पार्टिकल होता है उसे एटम कहते हैं, एटम कंबाइन होते हैं तो मॉलिक्यूल्स बनते हैं। मॉलिक्यूल्स, सभी एटम्स के अलग अलग मॉलिक्यूल्स होते हैं, उनका अलग अलग नेचर होता है। तो थ्योरीज, थ्योरीज को किसने बताया है, थ्योरीज को बताया है एक्सप्लेनेशन के द्वारा बताया जाता है, जिसमें जो हमारे पास अवेलेबल एविडेंस होते हैं उन्हीं के अकॉर्डिंग हम बता पाते हैं क्या थ्योरी है। अब देखिए प्रिंसिपल्स, क्या प्रिंसिपल्स होते हैं कि जो प्रिंसिपल्स होते हैं उन पे कैसे थ्योरी बेस्ड होती है। तो ब्रॉड आइडियाज दैट हेल्प एस मेक सेंस ऑफ एन गिवन सिचुएशन। जो इस समय सिचुएशन है उसके अकॉर्डिंग हमारे दिमाग में क्या क्या आइडिया आ रहा है ये प्रिंसिपल्स बताते हैं। जैसे आपने देखा होगा स्कूल की प्रिंसिपल होती हैं, तो जो प्रिंसिपल होती हैं वो बहुत सारे प्रिंसिपल बनाती हैं, लेकिन वो ऐसी सिचुएशन के अकॉर्डिंग, अगर विंटर है तो अलग कपड़े पहन के जाने हैं, समर है तो अलग कपड़े पहन के जाने हैं, रेनी सीजन है तो अलग स्कूल का टाइम होगा। तो ये प्रिंसिपल्स का मतलब होता है सिचुएशन के अकॉर्डिंग रूल्स में फेर बदल कर देना। प्रिंसिपल्स ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, आपने कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के बहुत सारे प्रिंसिपल पढ़े होंगे। तो प्रिंसिपल क्या होता है, सिचुएशन के अकॉर्डिंग चेंज होते रहते हैं। अब आगे देखिए पावर ऑफ प्रिडिक्शन। पावर ऑफ प्रिडिक्शन एक ये नया टॉपिक है, इसमें बहुत ही अच्छे से आपको बताऊंगा कि पावर ऑफ प्रिडिक्शन क्या है। तो वेल एस्टेब्लिश्ड मॉडल अलाउ अस टू एंटिसिपेट द आउटकम्स बिफोर एन एक्सपेरिमेंट। जैसे हम कभी भी कोई भी एक्सपेरिमेंट करते हैं तो साइंटिस्ट क्या करते हैं, वो पहले से ही प्रिडिक्ट कर लेते हैं। पहले से क्या प्रिडिक्ट करते हैं कि कितना रिएक्टेंट डालना है, क्या रिएक्शन होगी, क्या क्या साइंटिफिक फिनोमिना यहाँ पर चल रहे हैं। तो ये सारी चीजें कौन कर पाता है, ये कर पाते हैं हम प्रिडिक्शन के थ्रू। किसके थ्रू, प्रिडिक्शन के थ्रू। तो प्रिडिक्शन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट वर्ड है, आपको पता होना चाहिए कि भैया प्रिडिक्शन में क्या क्या बताया जाता है। ठीक है, तो प्रिडिक्शन में हम बताते हैं कि रीजन क्या है, क्या क्या एक्सपेक्टेशन है। तो ये नॉट, हम गैस नहीं करते हैं, हम रीजन के थ्रू एक्सपेक्ट करते हैं कि क्या क्या होना चाहिए। तो मेगा प्रिडिक्शन, हमें प्रिडिक्शन के लिए क्या करना चाहिए, मैच ऑब्जर्वेशन। पहले तो हम ऑब्जर्व करेंगे कि कंडीशन क्या क्या चल रही है, ऑब्जर्व की फिर हम रिजल्ट निकालेंगे कि क्या क्या रिजल्ट आ सकते हैं। और डू नॉट मैच, और जो चीजें मैच नहीं करती हैं उन्हें हम
हटा देते हैं, ठीक है। तो देखो कॉन्फिडेंस इन साइंस ग्रो, अगर साइंस में आपको ग्रो होना है तो आपका ऑब्जर्वेशन बहुत अच्छा होना चाहिए, ठीक है। जैसे वर्षा एंड मेघा, वर्षा कहती है इट विल रेन दिस आफ्टरनून, ये कहती है आज बारिश हो सकती है, ये कहती है क्यों, क्योंकि ये कह रहा है कि हम ऑब्जर्व कर रहे हैं भाई, बहुत तेजी से हवाएं चल रही हैं, मौसम ठंडा हो रहा है, ठीक है। तो इस तरह से हम क्या करते हैं, हम करते हैं ऑब्जर्वेशन करते हैं, ऑब्जर्वेशन से ही हम प्रिडिक्शन निकाल पाते हैं, ठीक है। तो साइंटिफिकली मतलब जो टेस्ट टेबल होती है उसमें बहुत सारे एविडेंस होते हैं जिससे हम बता पाते हैं कि आज बारिश होगी या नहीं होगी। तो देखिए जिसमें कौन कौन से हमारे सामने रिजल्ट्स ये आए हैं, ये याद रखने वाली है। व्हाट वाज द स्काई लाइक, आज स्काई कैसा है, ठीक है, लास्ट टाइम के तुलना में। ह्यूमिडिटी 80% से ज्यादा है तो पानी बरसेगा, हवाएं किस स्पीड से चल रही हैं, और टेम्परेचर घट रहा है बढ़ रहा है, इस तरह से। तो देखिए व्हेन फोरकास्ट फेल, चेकिंग वायरल क्लेम्स, तो कई बार वेदर जो फोरकास्ट जो करते हैं साइंटिस्ट करते हैं, तो कई बार वो फेल हो जाता है, तो हम लोग क्लेम करने लगते हैं कि अरे ये तो मतलब वेदर फोरकास्ट वाले गलत मौसम बताते हैं। तो ऐसा कुछ नहीं है, मौसम बताना अलग चीज है, मौसम में चेंज आना अलग चीज है। जैसे क्या होता है, जैसे बारिश होने का मौसम बन रहा है, ठीक है, तो तुरंत पता लगा ठंडी हवाएं चलने लगी, और ठंडी हवाएं चलने लगी, ठंडी हवाएं चलने लगी, तो ठंडी हवाएं उससे क्या होता है, मौसम में एकदम से बहुत बड़ा परिवर्तन आता है। तो देखिए कौन कौन से परिवर्तन आते हैं वो बता रहे हैं आपको। तो देखिए ध्यान से समझना है कि क्या क्या होता है। एक तो वेदर फोरकास्ट कई बार रॉन्ग हो जाता है, क्यों, क्योंकि ये डिपेंड्स ऑन द चेंजिंग फैक्टर, किस पे डिपेंड करता है, एक तो टेम्परेचर पे, प्रेशर पे, ह्यूमिडिटी कितनी है, विंड की स्पीड क्या चल रही है। तो इन चीजों से हम बता पाते हैं वेदर कैसा होगा, ठीक है। और ये भी आपने एक मिथ बहुत पढ़ा होगा, और ये यहाँ से क्वेश्चन जरूर पूछा जाएगा कि देखो क्या पूछ रहे हैं, ये पूछ रहे हैं कि मिथ बस्टिंग द इक्लिप्स। आपने देखा होगा कि कई बार लोग कहते हैं कि भाई जो सोलर इक्लिप्स है या लूनर इक्लिप्स है, इसके बाद हमें खाना नहीं खाना चाहिए रखा हुआ। तो वायरल क्लेम्स देखो हमसे क्या कहता है, द फूड बिकम हार्मफुल ड्यूरिंग एन इक्लिप्स, कि सूर्य ग्रहण या चंद्र ग्रहण के समय जो खाना होता है वो खराब हो जाता है, हमें नहीं खाना चाहिए। तो साइंटिफिक डिस्प्रूव, लेकिन साइंटिस्ट चीजों ने इसे डिस्प्रूव कर दिया कि ऐसा कुछ नहीं है। सोलर इक्लिप्स लूनर इक्लिप्स के समय सिर्फ शैडो पड़ती है, और जैसे कि फूड में कोई भी रिएक्शन ऐसी नहीं होती है जिससे कि वो हार्मफुल हो सके। तो देखो सिंपल इक्वेशन के थ्रू उन्होंने बताया, एन इक्लिप्स जस्ट अ प्ले ऑफ शैडो, ये सिर्फ शैडो होती है ना कि खाना खराब हो जाता है। इज देयर इज अ, देखो फिजिकल चेंज, ये तो एक फिजिकल चेंज है। डच टेम्परेचर चेंज इज सिग्निफिकेंटली, यहाँ तो टेम्परेचर में चेंज आ रहा है। डच फूड वेट जस्ट, ये कहना है फूड जो चेंज हो रहा है, फूड की स्मेल चेंज हो रही है, ये चीज गलत है, ठीक है। तो ये रॉन्ग बताया गया है, ऐसा कुछ होता नहीं है, ओके। तो देखिए आगे हम आपको बताते हैं। अब ये देखिए एन आर्ट ऑफ एस्टिमेशन अप्रोक्सीमेट रीजनिंग, ठीक है। तो हमें पता होना चाहिए कि कितना अप्रोक्सीमेट क्या क्या हो रहा है, कितना अप्रोक्सीमेट हमें लेना चाहिए, क्या चीज होनी चाहिए, तो ठीक है। तो देखो हम पहला आपको बताते हैं, अच्छे से समझना। जैसे ब्रीथिंग वॉल्यूम, कि हम कितना ब्रीथिंग करते हैं। देखो सबसे पहले हम किसी भी चीज को एस्टिमेट करने के समय, आर्ट ऑफ एस्टिमेट करते समय हमें सबसे पहले अंडरस्टैंडिंग करनी चाहिए, फिर आइडेंटिफाई करना चाहिए, फिर रफ एस्टिमेट बनाना चाहिए। रफ एस्टिमेट का जैसे सपोज करो आपको दुकान डालनी है, तो आप पहले उस बिजनेस को अच्छे से अंडरस्टैंड करोगे, उस बिजनेस को अच्छे से, जैसे आप हैं तो आप क्या करेंगे, उस बिजनेस को अच्छे से अंडरस्टैंड कर लेंगे कि अच्छा हमें ऐसी दुकान डालनी है, तो हमें ये माल इसमें भरना पड़ेगा। फिर आप आइडेंटिफाई करेंगे कि ये दुकान की लोकेशन सही है नहीं सही है, रोड के किनारे दुकान पड़ रही है नहीं, जाने आने के लोगों के साधन है नहीं। फिर रफ एस्टिमेट बनाएंगे कि भैया इतने का इन्वर्टर लगेगा, इतना माल लगेगा, 2 लेबर चाहिए। तो ये सारी चीजें रफ एस्टिमेट आप करते हो, तो इसी को बोलते हैं एस्टिमेशन, ठीक है। तो जैसे इन्होंने एक एग्जाम्पल के थ्रू बताया है तुम्हारी बुक में, इन्होंने एक एग्जाम्पल लिया है ये वाला, कि क्या एग्जाम्पल लिया है कि ब्रीथिंग वॉल्यूम, कि ब्रीथिंग वॉल्यूम कितना होता है। जैसे आपको पता होगा कि हम 12 से 15 ब्रीथ पर मिनट, मतलब 12 से 15 सांसें लेते हैं पर मिनट। तो अगर 1 मिनट में 12 से 15 लेते हैं और 60 मिनट में कितनी लेंगे,
ठीक है, तो 60 मिनट में देखो मतलब 24 घंटे होते हैं, 24 घंटे में 60 से मल्टीप्लाई करेंगे तो पता लगेगा ये 24 घंटे में इतने मिनट्स होते हैं। अगर हम 1 मिनट में 12 से 15 सांसें ले रहे हैं तो मतलब 1440 मिनट में कितनी लेंगे, तो अप्रोक्सीमेट 20,000 सांसें हम लेंगे। और एक बैलून में अगर लगभग देखा जाए तो 2 लीटर गैस आ जाती है, ठीक है? तो इसका मतलब 4 से 5 ब्रीथ में हम 2 लीटर गैस ले लेते हैं। 4 से 5 ब्रीथ में हम 2 लीटर गैस ले लेते हैं। इसका मतलब एक ब्रीथ में कितनी लेंगे, लगभग आधा लीटर। तो अगर हम एक ब्रीथ में आधा ले रहे हैं तो 20,000 ब्रीथ में कितनी लेंगे, तो 20,000 ब्रीथ में हम लेंगे लगभग 10,000 लीटर एयर लेते हैं पर डे। तो ये हो गया रफ एस्टिमेशन। क्या हो गया, रफ एस्टिमेशन हो गया, ठीक है? तो रफ एस्टिमेशन इतना हो गया। ऐसे ही दूसरा इन्होंने एस्टिमेशन बताया है, ये भी आप एस्टिमेशन समझ लीजिए। क्या है कि जैसे राइस, हाँ क्या है, जैसे आपको राइस बनाना है, ठीक है? तो आप राइस के लिए क्या करेंगे, रफ एस्टिमेशन करेंगे कि आपकी फैमिली को कितना राइस चाहिए। राइस फॉर अ फैमिली, राइस फॉर अ फैमिली के लिए क्या करेंगे, एस्टिमेशन निकालेंगे। जैसे ये राइस यहाँ पे पकाया जा रहा है गैस के थ्रू, तो ये देखो बता रहे हैं फैमिली 4 ऑफ अ मंथ, मतलब 4 मंथ के लिए राइस है। तो तुमने हिसाब लगाया कि एडल्ट जो है वो 2000 से 2500 कैलोरी पर डे ले रहे हैं। इसका मतलब 100 ग्राम चावल अनकुक, एक बंदे को चाहिए 100 ग्राम चावल। तो आप हिसाब लगाओ लोगे कि अगर एक बंदे को चाहिए 100 ग्राम, तो 4 से मल्टीप्लाई कर दोगे 100 में, तो आ जाएगा कितना, 400 ग्राम। तो इसका मतलब एक टाइम का 400 ग्राम और 2 टाइम का बन रहा है तो लगभग 800 ग्राम, ठीक है? और महीने में 30 दिन होते हैं, 30 दिन होते हैं, तो 8 या 24, ठीक। और कितने तीन जीरो लग गए, और इसका मतलब 1000 से डिवाइड कर दोगे, ये ग्राम में था तो 3 जीरो कैंसिल हो गए। 24 किलोग्राम चाहिए, कितना, एक महीने में 24 किलोग्राम चावल चाहिए। अब देखिए ये वाला समझिए अच्छे से। साइंस हैज नो बाउंड्रीज, जो साइंस होता है बेटा उसकी कोई बाउंड्री नहीं होती है, क्योंकि साइंस हर जगह इन्वॉल्व है। और कोई भी फिनोमिना होता है तो वहां साइंस जरूर इन्वॉल्व होती है। अब देखो समझते हैं बहुत अच्छे से क्या इन्होंने बताया है। इन्होंने बताया है कि जो साइंस है हैज नो बाउंड्रीज। क्यों साइंस में बहुत बाउंड्रीज नहीं है, देखिए डिवीजन, जैसे ये कह रहे हैं फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, अर्थ साइंस आर ह्यूमन मेड, आर सारी ह्यूमन मेड ऑर्गेनिज्म नॉलेज, ह्यूमन मेड की नॉलेज के हिसाब से है। तो रियल प्रॉब्लम हमारी कहाँ पे आती है, क्लाइमेट चेंज बहुत ज्यादा हो रहा है, मेडिसिन हम ले रहे हैं और सस्टेनेबल टेक्नोलॉजी का यूज कर रहे हैं। ऑल साइंस, ठीक है, ऑल साइंस मैथ सोशल साइंस वर्किंग टुगेदर, सारी चीजें मिलके काम कर रही हैं। जैसे देखिए ये मास्क बना है तो यहाँ पर फिजिक्स कैसे काम कर रहा है, तो फिजिक्स देखिए पार्टिकल्स ऑफ मोशन आर इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन, कि जो भैया मास्क है इसके पार्टिकल्स जो है वो इलेक्ट्रोस्टैटिक क्या कर रहे हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक मोशन कर रहे हैं। मतलब इसके पार्टिकल्स, एयर पास होती है तो इलेक्ट्रोस्टैटिक मोशन करते हैं इसके पार्टिकल्स, जिससे कि ये एयर अंदर जा पाती है। अब देखिए बायोलॉजी यहाँ पे कैसे इन्वॉल्व हो रही है, तो बायोलॉजी का भी यहाँ पर भाई खेल आ रहा है। क्या बायोलॉजी आ रहा है कि साइज एंड बिहेवियर ऑफ वायरस, कि भैया इसके पार्टिकल्स का साइज कितना होना चाहिए, इसके बीच में जो थ्रेड है उसके बीच में साइज कितना रखा जाए जिससे कि वायरस इसमें ना जा सके, ठीक है। नेक्स्ट देखिए यहाँ पर केमिस्ट्री भी इन्वॉल्व है। केमिस्ट्री क्या कहती है, प्रॉपर्टीज ऑफ पॉलीमर फाइबर, की हम इसमें कौन सा पॉलीमर यूज कर रहे हैं जिससे कि यहाँ पर हार्मफुल ना हो, इसके जो थ्रेड्स हैं वो अंदर ना जाए, ठीक है। और नौ चौथा देखिए मैथमेटिक्स, मॉडलिंग एयर फ्लो एंड फिल्ट्रेशन एफिशिएंसी, की इसमें जो एयर फ्लो है वो अच्छे से हो सके, ठीक है, अच्छे से इफिशिएंसी तरीके से हो सके। तो आखिर आप पढ़ते हैं यहाँ पर कि क्या साइंटिफिक फिनोमिना यहाँ पर लगा है। तो देखिए ये कह रहा है साइंस इज अ ह्यूमन एक्टिविटी, साइंस जो है वो एक ह्यूमन एक्टिविटी है। सेप्ट क्रियोसिटी, लोगों के अंदर क्रियोसिटी क्रिएट करती है, क्रिएटिविटी बनाती है, और कोलेब्रेशन आपस में जोड़ के रखती है। लर्निंग फ्रॉम द मिस्टेक्स, और हम अपनी मिस्टेक्स से सीखते हैं। लुक केयरफुली थ्रू द
मैग्नीफाइंग ग्लास। और मैग्नीफाइंग ग्लास जो शुरू में था दिखाया था कि हमें चीजों को गंभीरता से समझना है, अंडरस्टैंड करना है और क्यूरियोसिटी पैदा करनी है, एविडेंस के तौर पे गाइड करना है और कंपास क्यूरियोसिटी। और मतलब चीजों को अच्छे से समझना है, साइंटिफिक माइंड से समझना है, देखना है कि कुछ डिफरेंट कैसे हम सोच सकते हैं, नया कुछ कैसे क्रिएट कर सकते हैं और जो क्रिएट किया है उसमें क्या क्या इन्वॉल्व है। तो इस तरह से भाइयों आपको सभी लोगों को कैसा चैप्टर लगा? मेरे प्यारे स्टूडेंट्स आप बताइए चैप्टर में क्या डाउट आ रहा है, कोई प्रॉब्लम है इस चैप्टर से रिलेटेड? अगर आप क्वेश्चंस चाहते हैं तो मैं क्वेश्चंस भी लेके आऊंगा। और वीडियो को शेयर कीजिए, आप अपने भाई को सपोर्ट कीजिए, आपका भाई आपके लिए बहुत अच्छे चैप्टर्स बना के लेके आएगा। और ऐसे ही सपोर्ट करते रहिए। कमेंट्स में जो चैप्टर चाहिए लिख कर दीजिए, आपका भाई वीडियो बना के देगा।